हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अपने घरों में आप सब सेफ हैं। ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 14 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है एसक्यूएल। आज हम इसका 4th पार्ट देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। अभी तक हमने RDBMS के कुछ टर्म्स जो हैं वो सीखी, उनके बारे में डिस्कस किया और कुछ जो टेबल्स, कॉलम्स, डेटाबेसेस, इन सबको हमने यहाँ पे अच्छे से समझा। अब हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल की, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल है क्या? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फुल फॉर्म है इसका एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ आप नाम से समझ रहे हैं क्वेरी। क्वेरी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? क्वेरी मीन्स समथिंग टू आस्क, है ना। हम कुछ पूछ रहे हैं, हम कोई सवाल कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ क्वेरी। तो यहाँ पर भी हम एक लैंग्वेज को यूज़ करके हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे डेटा को मैनेज कर रहे हैं। और टेबल्स में, और जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि टेबल में हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो किसी भी टेबल को बनाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना और उसी टेबल में से डेटा को निकालना, जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं, उस तरीके से डेटा को रिट्रीव करना, वापस से एक्सेस करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ एसक्यूएल। दैट इज़ वाई SQL is used as a standard language for all the RDBMS। SQL को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है सभी RDBMS जो भी एप्लीकेशंस हैं उन सब में। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की थी कि जैसे हमने बात की थी टेबल बना रहे हैं, टेबल हमने स्ट्रक्चर बनाने को देखा, हमने जो है समझा कि किस तरीके से प्राइमरी की है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? ये इम्प्लीमेंट होंगी इसी लैंग्वेज के थ्रू, जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सभी RDBMS, जिस एग्जांपल्स कुछ दिए हैं आप देखिए, MySQL, Oracle, IBM, DB2, Sybase, MS Access, और भी बहुत सारे हैं जो बड़े एप्लीकेशंस हैं और जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो सारी की सारी एप्लीकेशंस एसक्यूएल को ही यूज़ करती हैं। कुछ वर्जन्स इसके जो समय समय पर आते रहते हैं, तो 86, 89, 92, 99 और अभी जो कुछ एक लेटेस्ट जो चल रहा है 2003, और भी डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, इसमें वर्जन्स जो हैं आते रहते हैं। तो ओरेकल के भी कई सारे वर्जन्स हैं, यहाँ पे ओरेकल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और एसक्यूएल, MySQL के रूप में, MySQL जो हमने 11th में भी डिस्कस किया था, उसमें भी यहाँ पे हम लोग RDBMS को इम्प्लीमेंट करने के लिए MySQL का भी यूज़ काफ़ी कुछ करते हैं। तो अब बात करते हैं एसक्यूएल के पार्ट्स क्या क्या हैं, यानी एसक्यूएल कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो बेसिकली एसक्यूएल को 3 लैंग्वेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे कई आपको और भी कुछ लैंग्वेजेस मिलेगी, लेकिन मेजर जो डिविजन्स हैं, मेजर जो कैटेगरीज हैं, वो 3 कैटेगरीज यहाँ पर एसक्यूएल की हैं। तो जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे DDL की। नाम ही है इसका, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ डेफिनेशन से आप समझ रहे हो डेटा को डिफाइन करना, यानी डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? टेबल्स में, और टेबल से मिलकर क्या बन रहा है? डेटाबेस बन रही है। तो डेटाबेस को बनाना, टेबल्स को बनाना, टेबल्स के अंदर किस तरीके से डेटा को स्टोर करेंगे, उसका स्कीमा तैयार करना, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बनाना, ये सारे काम, इंडेक्स क्रिएट करना, सर्चिंग को फास्ट बनाने के लिए इंडेक्स बनाए जाते हैं, तो इंडेक्स क्रिएट करना है, व्यूज़ क्रिएट करना है, ये सारे के सारे काम जो हैं DDL में किए जाते हैं। यानी डेटा की डेफिनेशन से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो सारे DDL के कमांड्स हैं। तो किस तरह के कमांड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो अभी हम आगे इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से कमांड्स यहाँ इसके अंदर होते हैं।
दूसरा जो डिवीजन है या कैटेगरी हम कहते हैं DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ आप समझें प्रोसेसिंग, तो डेटा के ऊपर वर्किंग करना है। देखिए डेटा की डेफिनेशन हमने क्रिएट की DDL से, यानी कि डेटा कैसे स्टोर होगा वो स्ट्रक्चर हमने बना लिया DDL को यूज़ करके। अब हम क्या करेंगे, डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बन चुका है तो हमें अब वहाँ पर क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना होगा, डेटा को डिलीट भी करना पड़ेगा, डेटा को अपडेट भी करना पड़ेगा, उसको एक्सेस वापस से लेना भी पड़ेगा, रिट्रीव भी करना पड़ेगा। तो ये सारे काम DML में होते हैं। सो इट इंक्लूड्स कमांड्स फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटा। तो डेटा को स्टोर करना और उसको प्रोसेस करना, ये दोनों काम DML के हैं। उसके बाद में लैंग्वेज आती है आपकी DCL, यानी कंट्रोलिंग से रिलेटेड। तो डेटा के ऊपर जो भी कंट्रोलिंग का पार्ट है, यानी एक्सेस देना है, एक्सेस वापस लेना है, किस यूज़र को कौन सा एक्सेस हम दें, किस यूज़र को कौन सा डेटा हम दिखाएं, हमें कोई परमिशन देनी है, हमें कोई परमिशन डिनाई करनी है, ये सारे काम जो है DCL में होंगे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड आप कह सकते हो, यहाँ पे डेटाबेस की अथॉरिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कमांड्स होंगे वो DCL में हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या कमांड्स हैं किस किस कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम बात करें फिर से DDL की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी कहा कि डेटा के स्ट्रक्चर को तैयार करना, तो स्ट्रक्चर को तैयार करें, स्कीमा जिसको हम बोलेंगे, तो स्कीमा को बनाना, स्ट्रक्चर को तैयार करना डेटाबेस के। उसके दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनेंगी, डेटाबेस के अंदर इंडेक्सेस बनेंगे, डेटाबेस के अंदर क्वेरीज बनेंगी और व्यूज़ बनेंगे। तो ये सारे जो है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटाबेस। सो डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करना और उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, ये सारे काम DDL में होंगे। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ देख रहे होंगे, इट इंक्लूड्स स्पेसिफिकेशन ऑफ रिलेशनल स्कीमा, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, कॉन्स्टेंट्स, इंडेक्सेस एट्सेट्रा। तो वही जो मैंने कहा, स्कीमा यानी स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा या डेटाबेस, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ा था कॉलम्स, तो उन कॉलम्स के किस किस टाइप के कॉलम्स होंगे, और कॉन्स्टेंट्स जो हमने कॉन्स्टेंट्स भी पढ़े थे, प्राइमरी की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए, फॉरेन की कॉन्स्टेंट, नॉट नल कॉन्स्टेंट। तो ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये भी हम DDL के कमांड्स को यूज़ करके ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए कौन कौन से कमांड्स यहाँ पर हैं हमारे पास। तो पहले कमांड है हमारे पास क्रिएट। तो क्रिएट नाम से ही पता चल रहा है, क्रिएट क्या करेगा, हमारी डेटाबेस को बनाएगा, टेबल्स को बनाएगा, इंडेक्सेस को बनाएगा, यानी क्रिएशन का जो भी काम है वो इस कमांड से होगा, बनाने का जो भी काम है वो इस कमांड से होगा। ऑल्टर नाम से पता चल रहा है, अल्ट्रेशन यानी मॉडिफिकेशन, चेंजेस करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना है। मान लीजिए हम कोई कॉलम डालना भूल गए, तो अभी हम उसको ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कॉलम हमको लग रहा है ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम कोई कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। तो ये कुछ जो है ऑल्टर करने के लिए हम इस कमांड का काम में लेते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशंस करना है टेबल के स्ट्रक्चर में। उसके बाद में आता है एक ड्रॉप कमांड। ड्रॉप यहाँ पर है डिलीट के लिए, आगे एक डिलीट कमांड भी आएगा, लेकिन ड्रॉप और डिलीट में फ़र्क है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप कमांड है वो टेबल्स को डिलीट करने के लिए, डेटाबेसेस को डिलीट करने के लिए, इंडेक्सेस, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट करना है, उसके लिए ड्रॉप कमांड काम में आता है। तो जैसे हमें एक टेबल बनी हुई है स्टूडेंट्स, पूरी टेबल को ही डिलीट करना है, दैट मीन्स उसके पूरे स्ट्रक्चर को हम डिलीट कर रहे हैं, हम उसके अंदर पूरे डेटा को डिलीट कर देंगे, पूरी की पूरी टेबल ही गायब हो जाएगी, वो ड्रॉप कमांड से होगी। अगर हम किसी डेटाबेस में काम, जैसे मान लीजिए स्कूल डेटाबेस है और पूरी डेटाबेस को ही डिलीट करना है, तो वो ड्रॉप कमांड से होगा। किसी व्यू को डिलीट करना है, किसी इंडेक्स को डिलीट करना है, वो सब ड्रॉप कमांड से होंगे। उसके बाद आता है रीनेम। तो रीनेम जो है टेबल्स को रीनेम करना है,
किसी डेटाबेस को रीनेम करना है, तो रीनेम जो है, रीनेम नाम से हमको पता चल रहा है नेम चेंज करने के लिए काम में आएगा। आगे देखिए DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DML के कौन कौन से कमांड्स हैं? तो पहले भी हमने यही बात की कि हमारे डेटा के साथ प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो DML के कमांड्स होंगे। तो जैसे इंसर्ट के कमांड्स हैं, अपडेटिंग के कमांड्स हैं, डिलीशन के कमांड्स हैं, ये सारे कमांड्स DML के कमांड्स कहलाते हैं। तो देखिए कौन कौन से कमांड्स हैं यहाँ पर हमारे पास। इंसर्ट सबसे पहला जो कमांड हमारा होगा, क्योंकि डेटा डालेंगे ही नहीं उसमें, किसी टेबल के अंदर डेटा स्टोर ही नहीं करेंगे तो यूज़ क्या करेंगे उस, तो इसलिए डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है इंसर्ट। उसके बाद एक कमांड है आपका अपडेट। अपडेट क्या करता है? डेटा को अपडेट करने के लिए, यानी कि डेटा के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, कोई अपडेशंस करने हैं, तो उसके लिए अपडेट कमांड आता है। दैट मीन्स एक बार हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, अब इंसर्ट करने के बाद कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए अपडेट कमांड काम में आएगा। फिर आएगा डिलीट। तो अभी पहले हमने पढ़ा था ड्रॉप, अब है डिलीट। तो ड्रॉप कमांड तो क्या कर रहा था? पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर रहा था, मतलब चाहे टेबल हो चाहे डेटाबेस हो, पूरी डिलीट करेगा। लेकिन डिलीट कमांड क्या करेगा? सिर्फ डेटा को डिलीट करेगा, किसी भी टेबल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल के अंदर उस क्लास के सारे बच्चों के नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरी डिटेल लिखी हुई है, सारा डेटा उसके अंदर है। अब मैं सिर्फ रोल नंबर 5 को डिलीट करना चाहता हूँ, मतलब रोल नंबर 5 का जो पूरा रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर ड्रॉप कमांड काम में नहीं आएगा, वहाँ पे डिलीट कमांड काम आएगा, क्योंकि हमको डेटा के साथ ऑपरेशन करना है। अगर आपने वहाँ पे ड्रॉप कमांड चला दिया तो पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए हमको पूरी टेबल डिलीट नहीं करनी, हमको सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो फिर डिलीट कमांड काम में आएगा। इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ड्रॉप और डिलीट में कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। फिर कमांड है आपका सेलेक्ट। तो सेलेक्ट कमांड जो है डेटा को देखने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए काम में आएगा। किसी भी टेबल से डेटा को निकालना है, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्लास का टेबल है, उसके अंदर क्लास के सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं और उनमें मार्क्स भी लिखे हुए हैं। मुझे चाहिए 60% से ऊपर के सारे बच्चों के नाम मुझे पता चल जाए, तो मैं उसमें से सेलेक्ट कमांड को यूज़ करके वो काम कर सकता हूँ। तो आगे चलिए देखते हैं DCL में क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, DCL कंट्रोलिंग से रिलेटेड, यानी डेटा को एक्सेस देना है, डेटा को किसको दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं उनको हमें अंडू करना है, ऐसे जो कमांड्स हैं ये DCL के कमांड्स होंगे। तो देखिए कमांड्स कौन कौन से हैं इसमें, कमिट, रोलबैक, ग्रांट और रिवोक। कमिट जो है, जो भी डेटाबेस में हमने चेंजेस किए हैं उनको परमानेंट करना है तो कमिट का यूज़ होगा। रोलबैक यानी अंडू कमांड का जैसे आप यूज़ करते हो वर्ड एक्सेल में, उसी तरीके से यहाँ पर ये अंडू जैसा ही है कि ट्रांजैक्शंस या हमने जो चेंजेस किए हैं या हमने जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं उनको अगर हमें वापस से रोल बैक करना है, अंडू करना है, तो उसके लिए हम रोल बैक का काम में कर लेंगे। उसके अलावा एक है ग्रांट, क्या करेगा, यूज़र्स को परमिशन देने के लिए, किस यूज़र को कौन सी परमिशन देनी है। यहाँ देखिए यूज़र की हम बात कर रहे हैं, जो ये डेटाबेसेस इसमें बनती हैं, जो ये एसक्यूएल यहाँ पर है, चाहे वो MySQL हो, ओरेकल हो या कोई भी बड़ा RDBMS पैकेज हो, ये सब क्लाइंट सर्वर सिस्टम पे चलते हैं। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्या होगा कि एक मेन कंप्यूटर होगा जहाँ पर SQL है आपकी, जहाँ पे पूरा डेटा स्टोर होता है और जब वहीं से कंट्रोल भी होता है, और उसके बहुत सारे यूज़र्स क्रिएट होंगे। तो चाहे वो दूसरे कंप्यूटर्स पे उसके यूज़र क्रिएट हों या फिर उसी कंप्यूटर पे कोई उसको यूज़ कर रहा है, तो बहुत सारे यूज़र्स होंगे उसको। तो हर एक यूज़र का अपना एक रोल होगा, और कौन सा यूज़र क्या काम करने वाला है, उसको कितना डेटा चाहिए, किस डेटा का उसको परमिशन देना है, किस डेटा का उसको परमिशन नहीं देना है, ये सब यहाँ से कंट्रोल होगा। तो ग्रांट जो है
ये कमांड काम आएगा परमिशंस देने के लिए, और उसी का उल्टा रिवोक जो है परमिशंस वापस लेने के लिए। हमने किसी को एक्सेस के राइट्स दे दिए कि वो पर्सन इसका डेटा यूज़ कर सके, अब हम चाहते हैं कि एक्स को हम राइट जो दिया है हमने वापस लेना चाहते हैं, तो वो रिवोक से होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे DCL के कमांड्स जो है काम में आते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स यहाँ पर हैं जो SQL में हम यूज़ कर सकते हैं। अब डेटा टाइप क्या है, तो देखिए हमने बहुत बार जो है 2-3 बार कम से कम डिस्कस किया है लास्ट हमारे वीडियोस के अंदर, कॉलम्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स कह लो, कॉलम्स कह लो या फील्ड्स कह लो। तो जैसे हमने एग्जांपल भी लिए थे कि एक स्टूडेंट की टेबल है या कोई एम्प्लॉइज़ की टेबल है, उसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, तो ये सब क्या है, कॉलम्स हैं। तो इन सारे कॉलम्स में जो टाइप ऑफ डेटा होता है, यानी कि डेटा किस तरह का वहाँ पे स्टोर किया जाएगा, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप सिग्निफाइज दैट व्हाट टाइप ऑफ डेटा वुड बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ द टेबल, ऑल्सो द वैल्यूज वुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। जिस टाइप का डेटा, यानी कि आप नंबर स्टोर करने वाले हैं वहाँ पे, कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं वहाँ पे, या कोई डेट एंड टाइम यहाँ पे लिखने वाले, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम होता है, या स्टूडेंट की डिटेल्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होता है। तो ये कैसे, इसमें क्या वैल्यू किस तरह की होगी, डेट वैल्यू होगी इसमें। इसी तरीके से मान रोल नंबर का कॉलम है, तो रोल नंबर के कॉलम में वैल्यू कैसी आएगी, सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी। ऐसे ही नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, इसमें कैसी वैल्यूज़ होंगी, स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी, या कैरेक्टर वैल्यूज़ होंगी, या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी, जिसमें नंबर भी होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। जैसे एड्रेस है, SQL आपका एड्रेस जो है, एड्रेस के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरीके से आप जो है किस तरह का कॉलम बनाने वाले हो, किस तरह का आप उसमें डेटा स्टोर करने वाले हो, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप। तो अगर हम कोई भी कॉलम बना रहे हैं, कोई भी फील्ड बना रहे हैं, कोई भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो टेबल क्रिएट करने से सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस कॉलम में किस तरह की वैल्यू स्टोर की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, अ डेटाबेस डेवलपर मस्ट डिसाइड द नेम, साइज एंड डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल। एक टेबल को बनाने से पहले किसी भी कॉलम में क्या नाम होगा, उसकी साइज़ क्या होगी और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट डेटा टाइप क्या है, सिंपल है, टाइप ऑफ वैल्यूज दैट विल बी स्टोर्ड इन अ कॉलम इज नोन एज डेटा टाइप। किस किस तरह के डेटा टाइप्स यहाँ पर हैं, तो बेसिकली 3 तरह के डेटा टाइप कोई भी SQL सपोर्ट करेगा, न्यूमेरिक या नंबर, स्ट्रिंग या कैरेक्टर, और डेट एंड टाइम के रिलेटेड जो डेटा टाइप्स हैं ये सपोर्ट करते हैं, कोई भी SQL होता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हैं हमारे पास डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक या नंबर के अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है INT या इंटीजर। ये सिंपल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, कोई भी नंबर है उसको स्टोर करने के लिए ये इंटीजर या INT डेटा टाइप हम काम में लेते हैं। तो माइनस हो चाहे, मतलब यानी नेगेटिव वैल्यूज़ हो चाहे पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, तो इसकी रेंज आप देखिए, जो मीडियम इंटीजर के यहाँ पे एक रेंज दे रखी है, तो -2147483648 इतनी वैल्यूज़ आप माइनस में और उतनी ही प्लस में आप जा सकते हैं। तो इस तरह से हर डेटा टाइप की एक रेंज होती है। जैसे आप नीचे देखेंगे टाइनी INT, तो जहाँ बहुत छोटे नंबर आपको स्टोर करवाने हैं तो -128 से +127 तक, और अगर अनसाइंड इसको कर लेंगे तो 0 से लेकर 255 तक ये चला जाएगा। अनसाइंड का मतलब हो गया जिसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, वो अनसाइंड हो गया, तो उसकी रेंज डबल हो जाती है। उसी तरीके से स्मॉल INT आप देखें तो स्मॉल इंटीजर मतलब टाइनी से थोड़े बड़े,
तो इसे -32,768 से लगाकर प्लस में 32,767 तक जो है आप इसकी रेंज जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अनसाइंड लेंगे तो रेंज उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि एक ही पॉजिटिव में ही चलेंगे। तो पूरा 65,535 जो है यहाँ पे आप रेंज उसकी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उतने वैल्यूज़ तक आप उसमें डाल सकते हैं। द साइज़ यहाँ पे जो है उसकी डिफ़ाइन हमको करनी पड़ेगी। मैक्सिमम जो है 255 तक आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मीडियम INT, मीडियम इंटीजर। तो मीडियम इंटीजर जो है उसमें भी आप देखिए साइंड की रेंज और अनसाइंड की रेंज। तो साइंड की जो है रेंज -8388,608 यानी 83,88,608 से लेकर 83,88,607 तक ये जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएशंस हैं इंटीजर के, ये वेरिएशंस क्यों हैं? इंटीजर यानी INT या टाइनी INT, स्मॉल INT, मीडियम INT, ये सारे वेरिएशंस हैं रेंज को लेकर। आपको बड़ा नंबर लिखना है या छोटा नंबर उसमें स्टोर करवाना है आपके कॉलम में, उसके हिसाब से आप वेरिएशंस ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपनी वैल्यू के हिसाब से इन वेरिएशंस को यूज़ कर लें तो उससे हमारी मेमोरी सेव होगी, क्योंकि जितना बड़ा आप डेटा टाइप यूज़ करोगे उतनी ही मेमोरी एलोकेट होगी उस कॉलम को। तो इसलिए यहाँ पे मेमोरी को सेव करना भी एक बड़ा कंसर्न होता है जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद में आपके पास एक डेटा टाइप है फ्लोट। तो यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब जिसमें आप डेसिमल भी ले सकते हो साथ में। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर M और D ब्रैकेट आप देखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर फ्लोट के आगे M, D लिखा है। तो यहाँ पे M का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स जो है वो तो D से आएंगे और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो M से आएंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे लिखते जैसे 5,2 तो यहाँ पे होगा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स तो होंगे 5, जिसमें से 2 डिजिट्स होंगे वो डेसिमल के बाद होंगे, पॉइंट लगाने के बाद आएंगे। तो इस तरीके से M और D में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने डिजिट्स के नंबर आपको डालने हैं। उसके बाद अगर और भी बड़ा करना चाहते हैं, आप फ्लोट को और बड़ा करना चाहते हैं, तो वो फिर डबल आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है आपके पास, ये एक जनरल एक लिस्ट है। इसमें से वर्जन्स के हिसाब से SQL का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं उस वर्जन के हिसाब से ये थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में आता है कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा टाइप में आपके पास सिर्फ दो ही वेरिएशंस आएंगे, एक तो फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। तो कैर जो है CHAR ये आपका फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए काम में आता है। जैसे आपने यहाँ पे साइज दे दी 20, तो आपके कॉलम को 20 बाइट्स एलोकेट हो गए, यानी 20 की मेमोरी आपको मिल गई। अब आप चाहे वहाँ पे 5 कैरेक्टर्स भी डालोगे, लेकिन मेमोरी आपको 20 की मिल चुकी है। ये फिक्स्ड लेंथ यहाँ पर होगा। और इसी के उल्टा तो नहीं कह रहे, लेकिन एक इसी का वेरिएशन है वेर कैर। तो वेर कैर यानी वेरिएबल कैरेक्टर। तो इसको पढ़ने वाले कई अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो वेरिएबल कैरेक्टर VARCHAR, तो इसमें अगर आप साइज देते हो, ये वेरिएबल लेंथ होता है। वेरिएबल लेंथ में ये हो गया जैसे आपने मैक्सिमम साइज दे दी 20। नाउ योर कॉलम कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 20 कैरेक्टर्स। आपका जो फील्ड बनेगा, जो कॉलम बनेगा, वो 20 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकेगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग वहाँ पर 10 कैरेक्टर्स की ही डाली है, बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग, तो फिर वो आपके कॉलम को ऑटोमेटिकली छोटा कर देगा और 10 कैरेक्टर्स का बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अपनी मेमोरी को सेव कर सकते हैं, यहाँ पे बचा सकते हैं। तो इसलिए varchar यानी वेरिएबल कैरेक्टर्स का यूज़ हम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हमारी मेमोरी सेव हो सके। यहाँ पे दोनों की साइज़ में भी डिफरेंस है। साइज़
जो है मैक्सिमम यहाँ पे 0 से 225 हो सकती है। CHAR जो कैर आपने देखा उसमें 0 to 255 हो सकती है। If a string is smaller than the specified size is entered, then the remaining space will be padded with the white spaces। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर हमने 20 की साइज़ ले ली है लेकिन बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग हमारी जो है वो 15 कैरेक्टर्स की है, तो बाकी के जो 5 कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे स्पेस आ जाएगा। लेकिन वैरक्यार में ऐसा नहीं होगा, वैरक्यार के अंदर कॉलम की साइज़ को ये अपने आप एडजस्ट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड इट एंड वॉच इट अगेन। इफ़ यू have any problem, ask me in the comments. Thanks for watching. Best of luck.